करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव और मैं हूं आपके साथ दिशा बिस्ट। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक आयुर्वेद पद्धति के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताने का प्रयास करते हैं। आज हम आप बात करने जा रहे हैं आयुर्वेदिक डॉक्टरों द्वारा किए जाने वाले सर्जरी के बारे में। भारत सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद को और बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को सर्जरी करने की इजाजत दे दी है। भारत सरकार ने 20 नवंबर को देश में आयुर्वेद को और बढ़ावा देने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है और सरकार ने गेजेट नोटिफिकेशन के जरिए आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को सर्जरी करने की इजाजत दी। अब देश के आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर भी एलोपैथिक डॉक्टर की तरह एक दो नहीं बल्कि 58 तरह की सर्जरी कर सकेंगे। इनमें हड्डी, आंखों की सर्जरी, कान, गला और दांत की सर्जरी के अलावा स्किन ग्राफ्टिंग, ट्यूमर की सर्जरी, अल्सर और पेट की सर्जरी भी शामिल है। कई लोगों को हैरत हो रही है कि क्या आयुर्वेद के डॉक्टर सर्जरी कर सकते हैं। अगर आयुर्वेदिक कोर्सेज की बात करें तो आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में भारत सरकार द्वारा मंजूर 58 तरह की सर्जरी की पढ़ाई पिछले कई दशकों से बतौर उनके पाठ्यक्रम में शामिल है, लेकिन सरकारों ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों को उनके अधिकारों से वंचित रखकर सर्जरी नहीं करने की इजाजत नहीं दी। लेकिन अब सरकार ने आयुर्वेद डॉक्टरों को सर्जरी की इजाजत दे दी है। आज हम इस मसले से जुड़ी कई तमाम भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। महर्षि सुश्रुत ने ही सबसे पहले आयुर्वेद में 300 तरह के ऑपरेशन प्रक्रियाओं की खोज की थी। वो सदियों पहले कॉस्मेटिक सर्जरी, सिजेरियन डिलीवरी से लेकर आंखों तक के जटिल ऑपरेशन सैनिटाइज तरीके से किया करते थे। उन्होंने ही सबसे पहले 120 तरह के सर्जरी के उपकरण खोजे थे। आज ऐसे ही कई उपकरण आपको आधुनिकतम रूप के ऑपरेशन थिएटर में दिख जाएंगे। इसके अलावा महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में अलग अलग तरह की 1100 बीमारियों के बारे में लिखा था। आज शरीर के अलग अलग हिस्से की सर्जरी के लिए अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन तकरीबन 2600 वर्ष पहले भारत भूमि पर पैदा हुए सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी भी करते थे। इन्हीं खासियतों की वजह से महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। फिलहाल आयुर्वेद में प्लास्टिक सर्जरी चलन में बहुत कम है। आज जब सरकार ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी की इजाजत दी है, सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आयुर्वेद से पीजी करने वाले छात्रों को आंख, नाक, कान, गले के साथ ही जनरल सर्जरी के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब हम आपको हमारे आज के मेहमान से परिचित करवाते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर विशाल वर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं और शल्य तंत्र में BA, MS, MS और PhD हैं। वर्तमान में आप ऋषिकुल में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के शल्य तंत्र विभाग में बतौर प्रोफेसर कार्यरत हैं। डॉक्टर विशाल वर्मा को 17 साल का टीचिंग का अनुभव है। आपने करीब 22 रिसर्च पेपर प्रकाशित किए हैं। आप सर्जरी के विशेषज्ञ हैं। तो ये था डॉक्टर विशाल वर्मा का परिचय। अगर आप आयुर्वेद और सर्जरी प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी चाहते हैं और डॉक्टर विशाल वर्मा से सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरह से सरकार द्वारा अब आयुर्वेद के डॉक्टरों को सर्जरी की इजाजत दे दी गई है, क्या आयुर्वेद में डॉक्टर सर्जरी कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। जी, शुरू करना चाहता हूँ कि अगर न्यूज रिपोर्टर्स को इजाजत दे दी जाए बिहार से आप सर्जरी कर सकते हैं तो क्या आप लोग कर लेंगे? ये नहीं पॉसिबल। कहने का मेरा मकसद ये है कि बहुत सालों से लगातार ऑपरेशंस कर रहे हैं। इसको क्लैरिटी अभी 20 नवंबर 2020 को पार्लियामेंट दी गई।
2012 में ही ये एक्ट क्लियर हो गया था। क्लियर हुआ है कि 58 प्रकार के जो ऑपरेशन हैं बस इसलिए क्लैरिफिकेशन की इजाजत दे रखी है और कम से कम 5 से ज्यादा आयुर्वेदिक सर्जन हैं इंडिया में जो डेली कम से कम 5 से 7 10 ऑपरेशन करते हैं। जी डॉक्टर साहब, हाल के सरकार के उस फैसले के बारे में बताएं जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को सर्जरी करने की इजाजत दे दी गई है। मैं यही कहना चाह रहा था कि ये नोटिफिकेशन सबसे 12 में आया। ये नोटिफिकेशन सबसे पहले मार्च 2012 है, उसके बाद इसका क्लैरिफिकेशन 2016 में। वो क्लियर नहीं था कि कौन सी नंबर ऑफ सर्जरी जिनको आयुर्वेद के डॉक्टर कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट सर्जरी, पोस्ट ग्रेजुएट शल्य तंत्र हम बोलते हैं। इस नोटिफिकेशन के तहत 20 नवंबर 2020 नोटिफिकेशन क्लियर हुआ है। इसमें उन्होंने 58 प्रकार की सर्जरीज, इसमें सारी जनरल सर्जरी जो आयुर्वेद के सर्जन इतने सालों से कर रहे हैं उनको एक लीगैलिटी मिली है। इसके लिए हम भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। आयुर्वेद के डॉक्टर से बहुत सालों से आज एक लीगल राइट मिली। ये जी डॉक्टर, आयुर्वेद के डॉक्टरों को उनकी पढ़ाई के दौरान किस तरह की सर्जरी की शिक्षा दी जाती है? देखिए, आयुर्वेद में बेसिकली सर्जरी है जो आज एलोपैथी सर्जरी होती है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट की वजह से और इतने सालों के इग्नोरेंस की वजह से थोड़े से आयुर्वेद के सर्जन जो है वो अपने दम पे जितना कर पाए बिकॉज टेक्नोलॉजी का उनको हेल्प नहीं मिला। बट स्टिल आज वो सारी सर्जरीज करते हैं। आयुर्वेद में 2 टाइप की सर्जरीज को हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। एक जो आज भी एलोपैथी में लोग कर रहे हैं और कल उसके सिवा भी कुछ आयुर्वेद की विशेष शल्य चिकित्साएं हैं, जैसे शासूत्र है, है, अग्निकर्म है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका वर्णन सुश्रुत संहिता जो हमारा आयुर्वेद शल्य तंत्र का बहुत अच्छी बात में सारी सर्जरीज मेंशन है कि यही सर्जरीज जो है आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से सरकार द्वारा लगातार ये कहा जाता है कि जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं वो अब 58 ऐसी सर्जरी है वो कर सकते हैं। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विशाल, जो हमें यही बताएंगे कि किस तरह से जो सर्जरी है उनके बारे में बताया जाएगा। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना सवाल आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। आज जिस तरह लगातार आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा रहा है, भारत सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद को और बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को सर्जरी करने की इजाजत दे दी है। भारत सरकार ने 20 नवंबर को देश में आयुर्वेद को और बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया और सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया जिसके जरिए आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को सर्जरी करने की इजाजत दी गई। अब देश के आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर भी एलोपैथिक डॉक्टर की तरह एक नहीं बल्कि 58 तरह के सर्जरी कर सकेंगे। इनमें हड्डी के रोग शामिल हैं, इसमें अलग अलग तरह के रोग शामिल हैं। डॉक्टर, सवाल मेरा आपसे एक ये है कि जिस तरह से जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हैं वो किस तरह की सर्जरी कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक सर्जरी लोगों के लिए एक नया चीज है। देखिए, यहाँ मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि पब्लिक में इसकी एक्सेप्टेंस पहले से है। लोगों को पता है कि ये आयुर्वेद के सर्जन हैं, ये पाइल, फिस्टुला, हर्निया, अपेंडिक्स ऑलरेडी ऑपरेशन करते हैं। इस नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन के थ्रू बस ये पूरी इंडिया में इट्स अ हॉट टॉपिक। अदरवाइज पब्लिक की एक्सेप्टेंस इतने सालों से है। मैंने कहा आज भी कम से कम भारत में 500 से ज्यादा लोग हैं ऐसे जो डेली सर्जरीज करते हैं। तो बहुत सारी ये सर्जरीज हैं जो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे सीखी हैं और जो वो आज कर रहे हैं और सोसाइटी और समाज की सेवा। जी डॉक्टर, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि आयुर्वेद की सर्जरी आधुनिक एलोपैथी की सर्जरी के हिसाब से अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो किस तरह से ये सर्जरी अलग है? मैं यही अभी मैंने इस क्वेश्चन को फिर से क्लीन कर देता हूँ मैं कि आयुर्वेद के सर्जन 2 टाइप की सर्जरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं कि जो करते हैं। एक वो सर्जरी जैसे आप कहेंगे कि हर्निया का ऑपरेशन करना है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है, स्टोन का ऑपरेशन करना है, तो शरीर तो वही है, बीमारी भी वही है, जो अंदर जाने के लिए लेयर्स हैं वो तो वही रहेंगी, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में चले गए तो एलोपैथी की तरफ चले गए, क्योंकि वहाँ रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई है।
एक और कैटेगरी है आयुर्वेद के सर्जन की जो एलोपैथी के सर्जन नहीं करते, जिसके वो पेशेंट्स हमारे पास भेजते हैं, जैसे पाइल्स के पेशेंट, जैसे भगंदर के पेशेंट। इसमें 4 सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छे उसके गोल हैं। शायटिका के पेशेंट, बहुत सारे ऐसे वुंड्स जो हील नहीं होते, जैसे कि आपने ही इसमें कहा कि प्लास्टिक सर्जन तो आयुर्वेद के ही देन है। सुश्रुत जो है वो फादर ऑफ सर्जरी रहे हैं, उन्होंने ही ये संधान कर्म के नाम से सबसे पहले मेसोप्लास्टी और लोबुलोप्लास्टी ये सब जो है उसका वर्णन शिशु संहिता में किया हुआ। तो आयुर्वेद के सर्जन आज उनके पास दोनों ऑप्शंस हैं, एक वो सर्जरी जो आज मॉडर्न के लोग भी करते हैं और दूसरी वो सर्जरी जो वो एक्सक्लूसिवली आयुर्वेद के थ्रू करते हैं, जिसमें टेक्निक्स उनकी अपनी है, जैसे शाकुंत फिस्टुलाइन है। जी, जिस तरह से डॉक्टर आजकल लोग आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा उनका बढ़ावा है, उनका जो इंटरेस्ट है वो आयुर्वेद की तरफ जा रहा है, और सरकार की तरफ से भी जब आयुर्वेद को आयुर्वेदिक जो डॉक्टर हैं उनको सर्जरी करने की इजाज़त दे दी गई है, जो तो देश के ऐसे कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पे आयुर्वेद डॉक्टर द्वारा सर्जरी कराई जा सकती है? देखिए, देश में लगभग जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, लगभग सब में ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, शायद 600 इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर इंडिया। इतने सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आयुर्वेद की ट्रेनिंग और टीचिंग होती है। बट मैं अगर आपको ऐसे गिनवाना चाहूँ कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, तो हम अगर ऊपर से शुरू करें तो हिमाचल में राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज कांगड़ा में है, दिल्ली में आयुर्वेद यूनानी सिविया कॉलेज और चौधरी फन प्रकाश, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो कि सेंटर का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जहाँ पे लेटेस्ट रिसर्च एम्स ऑफ आयुर्वेदा जो कि सरिता विहार दिल्ली में स्थापित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, ऋषिकुल और गुरुकुल आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, साउथ में हासन और पूना में बहुत अच्छे अच्छे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आयुर्वेद के सर्जन बहुत अच्छा काम करते हैं। जी डॉक्टर, आईएमए सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध कर रही है, क्या कारण है इस फैसले के विरोध का? देखिए, आईएमए को ऐसा लगता है कि भाई ये लोग हमारे लिए फील्ड में कम्पिटिटर हैं। अगर वो सर्जरी कर रहे हैं, वही पेशेंट हर्निया या अपेंडिक्स का उनके पास ऑपरेशन करवाने जाता है, अगर वो एक चार्ज बोलते हैं उसको, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हम विल चार्ज 50,000, और अगर एक आयुर्वेद का सर्जन उस काम को 20 या 25,000 में करके समाज की सेवा करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग उनके लिए कॉम्पिटिटर तो हैं। तो इसलिए उनको ये है कि भाई ये लीगल इसको क्लैरिफिकेशन देने से उनका और ज्यादा नुकसान हो सकता है। आज आयुर्वेद के सर्जन जो है वो बहुत ओपनली अपनी एडवर्टाइजमेंट करके पेशेंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, और इसलिए ये उनको लगता है कि ये नोटिफिकेशन गलत है। डॉक्टर, आईएमए की तरफ से तो विरोध लगातार जारी है, लेकिन अगर आयुर्वेद के डॉक्टरों की बात करें तो वो इस विरोध का क्या जवाब दे रहे हैं? विरोध के आयुर्वेद के भी कुछ संघ हैं, जैसे नीमा हो गया, जैसे नेशनल फिजिशियन एसोसिएशन होगी, हमारी शल्य तंत्र की एसोसिएशन है, ये नेशनल फिजिशियन एसोसिएशन। इन्होंने रिटर्न में हम लोग अपनी बात ऊपर पहुंचा चुके हैं। लगातार हम कह रहे हैं कि अगर आईएमए स्ट्राइक करेगा तो हम लोग काम करेंगे, हम 12 घंटे की जगह 24 घंटे काम करेंगे, पर हम कोशिश करेंगे कि पब्लिक उनकी स्ट्राइक से सफल ना हो। जी डॉक्टर, इसी बीच हमारे साथ हमारे एक दर्शक राधेश्याम गुप्ता जी जुड़ चुके हैं वाराणसी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका? जो है इलाज जो है वो कूला जो है मेरा कूला उतर गया है 4 साल से है, इसकी वजह से घुटनों में भी जो है तनाव बना रहता है। तो राधेश्याम जी, अपना प्रश्न आप दोबारा दोहरा दीजिए। ऐसा मेरा कूला जो है, कूले का जो कटोरी और बाल्ब होता है वो मेरे कूले का। राधेश्याम जी, आपसे मैं अपील करूंगी कि आप अपने टेलीविजन की वॉल्यूम कम कर दीजिए, उसके बाद अपना प्रश्न दोहराइए। अच्छा मैम, ऐसा है कि मेरे कूले की हड्डी जो है जी 4 सालों से, तो क्या ये सर्जरी के द्वारा ठीक हो सकता है? मैम बोले। राधेश्याम जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न मेरा ये कि मेरे कूले का कटोरी और कटोरी में जो बाल होता है वो फिसट गया है थोड़ा सा,
तो ये अच्छा सर्जरी से ही ठीक होगा, दवा से भी ठीक हो सकता है। सर आपको बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। जी। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ है तो आप प्लीज मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। उनका सही संपर्क नहीं हो पाया है। हम अपने सवाल को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि लगातार जो कोर्स है उसकी अवधि के बारे में हमें जानना है, क्योंकि आयुर्वेद के जो सर्जन हैं उनके बारे में लोगों को नया सब कुछ नया है उनके लिए। तो कोर्स की जो अवधि होती है उसके बारे में आप कुछ बताइए, कितना वक्त एक आयुर्वेदिक सर्जन डॉक्टर को सर्जन बनने में लग जाता है? यही मैं कहना चाहता हूँ। जिस तरह से आईएमए लगातार विरोध कर रहा है कि जी। एक बार एक इंटरव्यू में मैंने रंजन जी को सुना था, जो कि आईएमए के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, कि हमारे सर्जन बनने में उनको कम से कम 12-13 साल लग जाते हैं। यही आयुर्वेद में भी स्थिति है। 4.5 साल का कोर्स, 1 साल की इंटर्नशिप, 5.5 साल, उसके बाद 6 महीने या साल स्टूडेंट तैयारी करता है पोस्ट ग्रेजुएशन में सिलेक्शन लेने के लिए। आप इस बात को ऐसे मानिए कि हर 200 ग्रेजुएट में से एक स्टूडेंट को पोस्ट ग्रेजुएशन मिलती है। अब उन एक में से भी कितनों को शल्य तंत्र या सर्जरी मिलेगी, ये अपने आप में कंपटीशन का विषय है। जी। तो फिर उसके बाद 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, उसके पश्चात 3 साल की पीएचडी। तो आप देखिए 5 साल और 6 साल, 11.5-12 साल का समय एक पोस्ट ग्रेजुएट सर्जन को डेवलप होने में लगता है। उसके बाद भी उसकी फील्ड में जो उसको सर्जरी शुरू में करने को मिलती है, जिसके बाद वो एक्सपीरियंस होता है। यही मैंने शुरू किया था कि हर किसी को अधिकार दिए जाने से वो सर्जन नहीं बन सकता है। ये आयुर्वेद के सर्जन सालों से ये काम कर रहे हैं, इसलिए उनको ये हक दिया गया है, क्योंकि वो लोग इस काम को बहुत खूबी और काबिलियत से। इसी बीच डॉक्टर हमारे साथ हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, विकास जी वाराणसी से। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका? सवाल ये है सर कि मेरा चूल्हा का जो कटोरी होता है, हड्डी होता है, वो दोनों थोड़ा सा खिसक गया है। ये डॉक्टर का रिपोर्ट है। तो क्या ये सर्जरी से ठीक हो जाएगा आयुर्वेदिक में कि दवा से ठीक होगा? जी ये नहीं है, सॉरी सर, आपको सवाल मिला? आवाज क्लियर नहीं आ रही है जी, उनकी हड्डी खिसक गई है और सवाल उनका यही है कि क्या ये आयुर्वेदिक सर्जरी से सही हो जाएगा या उनको एलोपैथिक पे जाना पड़ेगा? उनकी हड्डी खिसक गई है। कहाँ की? चूल्हे की हड्डी जो होती है, बाल कटोरी समेत डॉक्टर घुटने की हड्डी खिसक रही है। देखिए, मैं इनको एक सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि एक मुझे इनकी वॉइस बहुत क्लियर नहीं आ रही है कि क्योंकि ये बनारस से, वाराणसी से बोल रहे हैं शायद, तो इनके पास तो बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे इन्हें पोस्ट ग्रेजुएट शल्य तंत्र के कंसल्टेंट, सीनियर डॉक्टर्स, सारा पैनल वहाँ पे अवेलेबल है। और क्योंकि इनका पॉइंट मुझे क्लियर नहीं है एग्जैक्टली, तो वहाँ जाकर के दिखा लें इनको, इनके प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा, ये ठीक हो जाएंगे वहाँ। क्योंकि आयुर्वेद जो है मात्र सिर्फ हड्डी की सर्जरी पे ही विश्वास नहीं रखता, उसके पश्चात उसके बाद उसका स्नेहन स्वेदन जिस तरह से, ताकि उनकी मूवमेंट भी प्रॉपर आ सके, तो ये सारा वहाँ पे होता है। ये चाहे तो उनको सलाह ये दे दी जाए कि ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चले जाए, क्योंकि ये तो बनारस में ही रहते। विकास जी, मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आयुर्वेद के शास्त्र में किसी खास सर्जिकल प्रक्रिया का जिक्र है? डॉक्टर, आपको आवाज मिल पा रही है? तो जिस तरह से लगातार सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि अब आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं उनको भी सर्जरी करने की इजाज़त दे दी गई है, उसके बाद सवाल काफ़ी उठते हैं और आज का हमारा ये खास कार्यक्रम भी उसी सवाल के जवाब जानने में है कि 58 तरह की सर्जरी आयुर्वेद के जो सर्जन हैं वो कर सकते हैं। सर्जरी की शिक्षा आयुर्वेद के पाठ्यक्रम में भी शामिल है और आयुर्वेद का जो सर्जरी शास्त्र है उसी का आज हम जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सवाल मेरा आपसे यह है कि शास्त्र में क्या आयुर्वेद के शास्त्र में किसी खास सर्जिकल प्रक्रिया का जिक्र है? आयुर्वेद के शास्त्र में किसी खास सर्जिकल प्रक्रिया का जिक्र है क्या?
आयुर्वेद के शास्त्र में बिल्कुल रिसर्च प्रक्रिया का वर्णन है और एक जगह नहीं कई जगह मिलता है। और इसी तरह से जिस तरह से हम आज मॉडर्न सर्जरी में कहते हैं कि जो पहले पूरी प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन होगी, फिर सर्जरी होगी और पूरा पोस्ट ऑपरेटिव जिसके लिए पेशेंट कई दिनों तक हॉस्पिटलाइज होता है, आयुर्वेद के शास्त्र के पहले ही स्थान में ये उन्होंने क्लियर कर दिया है कि इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात। ये बिल्कुल सब कुछ प्लान वे में है, रिसर्च बिल्कुल प्लान वे में है कि पहले प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन होगी, फिर सर्जरी होगी और फिर पोस्ट ऑपरेटिव केयर होगी। एवरीथिंग इज वेरी क्लियरली, सब कुछ स्पष्ट है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये थे डॉक्टर विशाल वर्मा, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से एलोपैथिक के डॉक्टर की तरह ही अब जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं वो भी सर्जरी कर सकेंगे और 58 तरह की सर्जरी वो डॉक्टर कर सकेंगे, जिनमें हड्डी रोग, आंखों की सर्जरी, कान, गला और दांत की सर्जरी के अलावा स्किन ग्राफ्टिंग, ट्यूमर की सर्जरी, अल्सर और पेट की सर्जरी भी शामिल है। और कई लोगों को यही हैरत हो रही है कि क्या आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं वो सर्जरी कर सकते हैं, जिनका जवाब आज डॉक्टर साहब ने भी दिया। और हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर लौटते हैं। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।